चलो अजिंक्य को भी दे देते हैं। ठीक, तो ये है, वापस से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो होता क्या है। देखो जब भी कोवलेंट फॉर्म होता है वो दो टाइप के एटम्स के बीच में होता है ना, डिसिमिलर हो सिमिलर हो कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर दो डिसिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या हो सकते हैं, वो टेम्परेली शिफ्ट हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ, है ना। तो जो जब डिसिमिलर टाइप का होता है, हमेशा नहीं, जब डिसिमिलर टाइप का होता है तो एक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। और यही जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसे H था, H2 था, इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्टेड है दोनों हाइड्रोजन से, है ना। तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड होगा, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है ना, नॉन पोलर ही रहेगा वो, है ना। पर HCl में है तो क्या होगा, दो डिसिमिलर टाइप के एटम्स हैं, एक ही टेंडेंसी ज्यादा है क्लोरीन की अट्रैक्ट करने की, तो क्या करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा शेयर्ड पेयर को, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो मतलब कैसा हो गया बॉन्ड, पोलर टाइप का बॉन्ड होगा, इसी को पोलर बॉन्ड बोलते हैं। पोलर का मतलब होता है जिसमें पोलरिटी क्रिएट हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, वो पोलर। और जिसमें नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वहां पे पोलर बॉन्ड होगा, जहां पे नहीं होगा वहां पे नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड होगा। समझ में आ गई। अच्छा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अभी तक आपने पढ़ी तो वो एनर्जी थी, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, है ना, वो एनर्जी की टर्म थी, है ना। आयनेशन एनर्जी वो एक्चुअली एनर्जी की टर्म है, वहां पे एनर्जी वाली यूनिट्स चलती हैं। ये कोई, ये बस केवल क्या है, या कंपैरिजन है, एक टेंडेंसी, और टेंडेंसी का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होता है टेंडेंसी का, वो केवल टेंडेंसी है, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वही एग्जांपल दे रखे हैं आपको, देखो जैसे देखो HCl का केस लिया, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ रहे हो आप लोग। HF में फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या कह सकते हो कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। OF2 बनाया आपने, ऑक्सीजन से दो फ्लोरीन अटैच किए, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो क्या समझोगे इससे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हो ना बात को। फ्लोरीन कैसा है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ स्लाइटली शिफ्ट करके रखेगा। ठीक है, अच्छा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना कम चार्ज सेपरेशन होगा, है ना। और अगर जीरो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, क्या नहीं, समझ गया। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, बोलो जहां तक कहीं किसी पॉइंट में डाउट है तो बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हो क्या कुछ? नहीं नहीं, वो देखने लिए कहा था। हाँ देख लो जल्दी से, देख लिया, सर बताओ। हाँ जी बोलिए। द बॉन्ड विल बी मोर पोलर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा हाँ ना? हाँ, और क्या वही वही मतलब चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, मतलब ज्यादा पोलर बॉन्ड है। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ गया सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है, कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है ना। कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गई बात। चलो अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, जो आपको पढ़ने हैं, इस सिलेबस का पार्ट है। वो कौन कौन से हैं, वो पॉलिंग मेथड है, मुलिकन है, और एक ऑलरेड रोशो मेथड है ना।
और इसमें से हम लोग जो मेनली यूज करते हैं या हम लोग आगे भी करेंगे, है ना, वो पॉलिंग मेथड ही है। मेन अभी भी पॉलिंग ही करते हैं। ठीक है, सिंपल वही है, उससे इजीली समझ में आ जाता है। बाकी भी सिंपल सिंपल मेथड है, वो बस जस्ट पढ़ने हैं आपको, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो पॉलिंग, मुलेकन और है रोशो मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि करके। सबसे पहले आते हैं पॉलिंग मेथड पे। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, सब याद बात नहीं रखना आपको, है ना। इसमें काफी सारी कैलकुलेशन वगैरह मैंने आपको समझा रखी है, ये आपका कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, काम का क्या है कि पॉलिंग ने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्लियर मतलब कैलकुलेट किया, वैल्यूज के लिए कैलकुलेट की उसने। ठीक है, तो वैल्यूज आपको कुछ कुछ पता होनी चाहिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, है ना। सबकी तो वैल्यू याद भी नहीं रख सकते, है ना। एक जनरलाइज किया, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की हम लोग वैल्यू याद करेंगे। तो देखो यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रही है वैल्यूज। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है ना। जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल में होता है फ्लोरीन, जिसका वैल्यू आती है 4। पॉलिंग स्केल है ना, पॉलिंग ने खुद स्केल बनाया अपना। इसके बेसिस पे 4 वैल्यू आती है फ्लोरीन की, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होती है 3.5, सेकंड नंबर का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। थर्ड आता है क्लोरीन, क्लोरीन की होती है 3.16। फिर आता है नाइट्रोजन 3.04। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन लगभग लगभग बराबर से ही है ना, 3 की रेंज में रहते हैं, पर स्लाइटली क्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर उसके बाद बाकी सब, है ना, ये 3 से ऊपर वाले ये सब 4 एलिमेंट्स हैं जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कौन कौन से हो गए? फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन 2.85, 55, 58, है ना। कार्बन, सिंपल जो कार्बन होता है 2.5, है ना। हाइड्रोजन 2.1। देखो ये कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। और बाकी की तो और कम होती जाती हैं वैल्यूज, जैसे आप जाते होगे, है ना, और कम वैल्यूज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये वैल्यूज। देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, आपको बस इतना ही याद रखना था वैसे तो। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लो आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, है ना, कि कैसे वैल्यूज आएंगे। तो ऐसी जनरलाइज, है ना, समझने के लिए बस केवल। तो देखो पॉलिंग मेथड पे आते हैं। पॉलिंग ने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी के बेस पे कैलकुलेट किया है ना। जैसे मान लो एक आपके पास ए बी टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसका वैल्यू निकाला, है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके कैलकुलेट करके 0.208 रूट डेल्टा, है ना। अच्छा, ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा एक्चुअली आपका बॉन्ड एनर्जी का वैल्यूज है ओवरऑल, है ना। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज मतलब, डेल्टा को बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज क्या है, कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट में बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी और बी। इस तरह निकाला जाता है इस डेल्टा की वैल्यू को। ठीक है, सब कैलकुलेटिव है। तो बस सीधा सीधा चाहो तो बस ये याद रख सकते हो, ये इक्वेशन याद रख सकते हो आप, है ना। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, है ना, और इसमें डेल्टा कैसे निकाला जाता है, वो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज पे होता है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। ठीक है, ये होता है किलो कैलोरी पर मोल में सर जब आप अभी कैलकुलेट करते हो डेल्टा की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज। अगर आप लोग किलो जूल पर मोल में कर रहे हो तो इसका वैल्यू जो इक्वेशन होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वही कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने का। 0.102 किलो जूल पर मोल में अगर वैल्यूज है आपकी, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। और अगर आपके पास किलो कैलोरी पर मोल वैल्यूज है तो 0.208 ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है आपके पास, इसका बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो आप कहाँ से पता करोगे, दिया होगा। जैसे ए का दे रखा है ना, होमोएटोमिक टाइप का होगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी इतना है, बीबी टाइप का इतना है, और ए बी का इतना है, तो सबका बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए निकालना है। आपको बी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखा है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो डेल्टा निकालो, है ना। डेल्टा कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट में बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 25 में, है ना, किलो कैलोरी पर मोल में आ गया। इसके बाद क्या होगा, डिफरेंस क्या होता है,
बी माइनस ए, तो बी का तो आपको दे रखा है ऑलरेडी, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ गया 2.46। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी मिल जाए तो ऐसे कर सकते हो आप लोग डायरेक्ट। ठीक है, बताओ बात समझ में नहीं आया, बोलो। सर उन्होंने वो ए और बी का क्यों दिया है फिर? वो मेथड है निकालने का, है ना, होमो एटॉमिक से ही तो निकालोगे, डिफरेंस कैसे पता लगेगा? होमो एटॉमिक, ये ए का मतलब है होमो एटॉमिक टाइप का होगा। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ए बी की जगह यहाँ पे लिखता हूँ मैं एच एफ लिख देता हूँ, है ना। तो एच एफ के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको H2 का भी देना पड़ेगा, है ना, F2 का भी आपको देना पड़ेगा, और आपको HF का भी बॉन्ड एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, तब डेल्टा निकलेगा एक्चुअली में। ठीक है, तो इतना ज्यादा कोई इसमें जाने की जरूरत नहीं है अपने को, तो सीधा क्या मतलब है। ठीक है, तो डेल्टा का ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दे रखा, देखो ये रहा, ये डेल्टा का फॉर्मूला, और ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला है ना। तो किलो जूल में होता है तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर आपका किलो कैलोरी में दे रखा है तो वो फॉर्मूला, और किलो जूल में दे रखा है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला जो ब्रैकेट में लगा हुआ है वो लगा देना। ठीक है, ये फॉर्मूले है बस। चलो ये तो हो गई सिंपल, इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की आपको याद रहनी चाहिए वैल्यूज, है ना। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग स्केल पे 4 वैल्यू, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.16, नाइट्रोजन 3.04, मतलब 3 के लगभग याद रख लेना दोनों को, है ना। और ये सब, इसमें भी हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हमेशा याद होना चाहिए, है ना। बस बाकी ये सब वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, समझ में आ गई बात, चले आगे। चलो मूलिकन मेथड पे आते हैं, है ना। तो मूलिकन ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होनी चाहिए ना, वो एवरेज होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज का, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, दोनों से आपको अट्रैक्शन का आइडिया मिलता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी अट्रैक्शन ही पता करना है आपको, तो क्या किया उसने क्या किया कि दोनों का एवरेज निकाल दिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एफिनिटी बाई 2, एवरेज निकाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तब वैल्यू एवरेज निकाल दोगे। अच्छा, जब इसको आपने पॉलिंग से कंपेयर किया, इन वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज आई मूलिकन से, तो उसको जब आपने पॉलिंग की वैल्यू से कंपेयर किया ना, तो इसमें देखा गया कि जो मूलिकन की जो वैल्यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो पॉलिंग की वैल्यू से लगभग 2.8 टाइम्स ज्यादा आती है। देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जब उसने वैल्यू निकाल के दिया ऐसे, है ना, एवरेज निकाल करके वैल्यू निकल के आई, तो क्या देखा गया कि जो पॉलिंग ने जो वैल्यूज दी थी उससे कितना टाइम्स है, 2.8 टाइम्स ज्यादा है मूलिकन की जो वैल्यूज है। ठीक है ना। तो अगर आपको पॉलिंग की वैल्यू निकालना हो तो क्या कर सकते हो, तो देखो पॉलिंग की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप लोग, पता है। तो क्या होता है, मूलिकन की वैल्यूज और डिवाइड कर दो 2.8 से, एवरेज निकाल के, तो देखो पॉलिंग का एक फॉर्मूला बन गया, है ना। वैसे एक्चुअली जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है, ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है। पॉलिंग पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 1.35 रूट मूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस 1.37, ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना सीधा, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो। अच्छा, आपको अगर ये एक्स का क्या बना हुआ है, एक्चुअली साई होता है, जो एक्स है ना वो ऐसे एक्चुअली साई होता है, साई का साइन होता है, और यही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यूज करते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए साई से यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कभी आपको रिप्रेजेंट करना हो ना तो साई ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो साई से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसका सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर मैंने पी लिख दिया मतलब पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, एम लिख दिया इसमें तो क्या देखा समझोगे कि मूलिकन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये रिलेशनशिप निकल के आता है पॉलिंग और मूलिकन के बीच में, इस टाइप का रिलेशनशिप निकल के आता है। सर वो जो वेव नंबर का सिंबल रहता है उसको भी साई ही बोलते हैं ना, जैसे दोनों नाम कंफ्यूज नहीं हो गए कभी? वेव नंबर का ऐसे म्यू के ऊपर बार होता है जो ऐसे, उसके बाद कर रहे हो क्या, हाँ, नहीं वो सर, वो अलग है, वो वेव म्यू के नंबर का। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको साई बोलते हैं बेसिकली, है ना। चलो
तो ये हो गया आपका क्या, मोलिकल मेथड। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, दो टाइप के फॉर्मूले याद रख लेना, है ना। क्या होता है, क्या बताया था उसने, इन दोनों का एवरेज होता है। ठीक है, तो ये दो आपके पॉलिंग और इसमें रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले, सीधा सीधा दो फॉर्मूले हैं जो रिलेशनशिप पता करते हैं। ठीक है, पॉलिंग में और मोलिकल में। जैसे क्वेश्चन भी है, छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हो इस पर रिलेटेड। जैसे आपको वैल्यू दे दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी और पूछ लिया कि पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है ना। मोलिकल भी पूछा जा सकता था, मोलिकल पूछा जाता तो सीधा एवरेज ले लेते, पर क्योंकि पॉलिंग पूछा है तो 2.8 से डिवाइड भी कर दो उसको। ठीक है, तो वैल्यू आप पता लग जाएगा कितना वैल्यू आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं हाइपोथेटिकल टाइप का। ठीक है, बताओ, कर सकते हो क्वेश्चन इधर। यस सर। चलो, लास्ट मेथड है ये ऑरेड-रॉशो मेथड, है ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। जो भी आपका शेयर पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हो कि अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ना, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ग्राफिक प्लॉट कर लिया, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग इसके वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया, और जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, वही फोर्स का फॉर्मूला जो होता है ना। फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, एक तो जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस फोर्स के क्या किया इसने, क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया पूरा। ठीक है, तो इस ग्राफ की मदद से इसके पास इक्वेशन आया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, कैसे रिप्रेजेंट करो, ई एन ए आर, या ऐसे साइ बना के ए आर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और रशो का। ये इसने फॉर्मूला निकाला कि कितना वैल्यू आती है इसकी, आती है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। मतलब आप इसको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन का मतलब वही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसने वैल्यू निकाल लिया, इंटरसेप्ट मिल गया, है ना, इसको स्लोप मिल गया। तो बस ये इसने इक्वेशन दे दी कि इसके इस इक्वेशन के बराबर होता है ना। तो किस पर डिपेंड कर गया, देखो जेड इफेक्टिव की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना, और आर पर डिपेंड कर रहा है। आर क्या है यहाँ पे, जितना डिस्टेंस है, कोवेलेंट रेडियस है ना, जितना कोवेलेंट रेडियस है वो आर हो गया। जेड इफेक्टिव तो आप लोग जानते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सीधा फॉर्मूला है आपके पास एक ये रहा। ठीक है, और रेड-रोशो मेथड का तो तीन सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, वो सिंपल से फॉर्मूले तीनों के याद रख लेना। ठीक है, इनको यूज नहीं करते हैं, और रेड-रोशो मेथड और ये मोलिकल्स वगैरह के वैल्यू वगैरह हम यूज नहीं करते हैं। हम तो किस करेंगे, पॉलिंग की करेंगे केवल, है ना। इससे क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी बन जाए तो। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ लिया फ्लोरीन का, कोवेलेंट रेडियस दे रखा है उसका 0.75 एंगस्ट्रॉम, तो बस लगाओ वैल्यू। जेड इफेक्टिव तो निकालना आता ही है आपको, तो जेड इफेक्टिव निकाल लोगे, रेडियस आपको दे ही रखा है, तो बस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा, जितना भी आंसर आएगा। ठीक है, बताओ, बात समझ में आया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपने जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया है ना, वो जेड इफेक्टिव किस पे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहे हो जो जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वो फ्लोरीन। समझ रहे हो ना बात को। जैसे फ्लोरीन के लिए अगर आप जेड इफेक्टिव निकालते हैं, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना होता है बताओ इसका, 5, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और जो एक्स्ट्रा है, इस पे आपको जेड इफेक्टिव निकालना है इस बार। समझ में आ रही है बात को, इन पे मत निकालना, पी वाले इलेक्ट्रॉन पे मत निकालना जेड इफेक्टिव। किस पे निकालना है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको अट्रैक्ट कर रहा है फ्लोरीन, उस पे आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया देखो, इसलिए अब सिग्मा की वैल्यू देखोगे तो देखो फॉर्मूले में, तो क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, देखो ये सब इलेक्ट्रॉन्स देखो, है ना। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा, ये देखो, इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.35, और जो लोअर वाले के लिए वैल्यू कितना जाएगा 0.85, है ना। तो 7 इंटू 0.35 किया है आपने, 6 इंटू 0.35 नहीं किया। क्यों, क्योंकि वैल्यू किस पे निकाल दो आप, एक्स्ट्रा पे निकाल दो, तो इस सबके सब इलेक्ट्रॉन कॉज करेंगे सिग्मा, जो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन है 2 ऑर्बिटल में, सेकंड ऑर्बिटल में। ठीक है, इसलिए ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस, केवल जेड इफेक्टिव निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। बस बाकी तो फॉर्मूला है, पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास सीधा सा।
बोलो, कहीं कोई डाउट है तो। समझ में आ गया? चलो, ये एनसीईआरटी में कुछ कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, है ना, पॉलिंग स्केल पे। देखो ये पॉलिंग स्केल पे वैल्यूज दे रखी है, एनसीईआरटी में गिवन है पूरा टेबल आपको इसी तरह से। ठीक है ना? देखो, आपको पता है लेफ्ट टू राइट आप चलोगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो वैसी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन उससे कम, इससे कम नाइट्रोजन, कार्बन उससे भी कम, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। तो देखो सबसे कम कौन सा हो गया पीरियड में, लिथियम, और सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया, फ्लोरीन। तो रेस्पेक्टिव पीरियड में जो हेलोजेंस होते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, समझ आ गया? इस तरह सेकंड देखो, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ चलो, देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अच्छा डाउन द ग्रुप देखोगे तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, एन की वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं? तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होगा। तो वही सेम पॉइंट्स है कंपेयर करने वाले तो। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि जो फर्स्ट वाले होते हैं उसका 1 से कम ही रहता है, 1 या 1 से कम रहता है, और कम होती जाएगी, पोटेशियम की और वैल्यू कम हो जाएगी। देख रहे हो, देखो पोटेशियम की और वैल्यू कम हो गई, रूबिडियम, सीजियम, देखो कितनी कम कम वैल्यूज है ना। हाइड्रोजन को तो देखोगे तो भी देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही कर रहा है, सब डिक्रीज ही कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है किसकी होती है, सीजियम की। देखो ये रहा सीजियम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो सीजियम होता है, या उल्टा भी बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसी कोई चीज नहीं होती है ना, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव कम होता है, उसी को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। तो सीजियम कैसा हो गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गई वैल्यूज, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, पॉलिंग स्केल पर, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलो, अब फैक्टर्स पे आते हैं। तो फैक्टर तो समझ में आ ही गए होंगे, अभी मैंने बता ही दिया, तो उन्हीं फैक्टर्स को वापस देख लो। जैसे जेड बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगा। इसके बाद जेड इफेक्टिव पे आ गए, ओवरऑल चीजें कंपेयर करना है। जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, एन बढ़ेगा अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगा। तो वही पॉइंट है, सिंपल सिंपल से पॉइंट सब बता सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स, वो देख लो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ एटम अटैच, कि किस टाइप के एटम के साथ अटैच है ना, उस पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमने बोला 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, पॉलिंग स्केल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो, एक बार ऑक्सीजन को आपने हाइड्रोजन से अटैच किया, है ना, और एक बार आपने फ्लोरीन से अटैच किया, तो होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीजन तो सेम ही टाइप का एटम है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही रहना चाहिए, पर इस पे भी डिपेंड कर गया वो कि वो किस टाइप के एटम के साथ अटैच है ना। जैसे हाइड्रोजन से अटैच है वो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। पर फ्लोरीन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रो है, तो फ्लोरीन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस बार ऑक्सीजन पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। तो देखो इस डेल्टा और नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बताओ इन दोनों ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कौन सा होगा, बता सकते हो? फर्स्ट वाला होगा, क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, कि जैसे किसी एटम पे पॉजिटिव आएगा तो उसकी टेंडेंसी और बढ़ जाएगी ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, कि उस पर कैसा डेफिशिएंट हो रहा है वो, स्लाइटली पॉजिटिव ही सही, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अट्रैक्ट करने की और इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों ऑक्सीजन में से जो पहला वाला ऑक्सीजन है जो फ्लोरीन से अटैच है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड वाले ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह भी डिपेंड करता है। बताओ बात समझ में आया नहीं आया, बोलो। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट सब जानते हैं ना? हाँ सर। ठीक है,
तो देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, पॉजिटिव साइड पे बात कर रहा हूँ मैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन भी तो इंक्रीज करेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा ना। जैसे Fe2+ है, Fe3+ है, तो कौन ज्यादा डेफिशिएंट है? Fe3+ ज्यादा डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, है ना। मतलब वही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, टेंडेंसी का मतलब भी तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा है ना। अच्छा O- और O2- है, एक पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो जिस पे दो नेगेटिव चार्ज है वो क्यों अट्रैक्ट करेगा, है ना। ऑलरेडी उस पे इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? O- का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो जैसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना स्टार्ट होता है पॉजिटिव साइड में, वैसे वैसे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है। समझ में आ गई बात, है ना। कर सकते हो ना सब बिल्कुल। चीजें, है ना। अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के एक बार पढ़ लो, फिर अपने कॉमन सेंस से सब चीजों को बता सकते हो। हर चीज ऐसे नहीं रटने की जरूरत पड़ती हो आपको, है ना। चलो नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम इन्वॉल्व। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो आपका आएगा अगले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा, शायद मैंने पहले भी बता रखा है आपको, है ना, कि sp हाइब्रिडाइज, sp2, sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। जैसे sp का क्या मतलब है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपका इंटरमिक्स हो गया, है ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं उसको। sp2 का मतलब है दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल कंबाइन हो जाए तो sp2 बनता है ना। और तीनों ही p ऑर्बिटल अगर आपके कंबाइन हो जाए तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है ना। तो ऑर्बिटल्स का बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है। चलो वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो बात की बात है ना। अभी के लिए बस इतना याद रखो आप कि देखो जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर देखो, है ना, एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये देखो एसपी में 50-50% है ना, 50% एस है और 50% ही क्या है, पी है, दो ही एस के 50-50%, है ना। sp2 में कितना हो जाएगा, 33% एस कैरेक्टर हो जाएगा, 33.33। sp3 में कितना हो जाएगा, 25% एस कैरेक्टर है, केवल एस की बात कर रहा हूँ, एस ऑर्बिटल की, है ना। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सिंपल सा भी के लिए, है ना। तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना, sp2 और sp3 के कंपैरिजन में, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइज का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, याद है कार्बन कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन भी बताया था शायद मैंने आपको ना, हाँ सर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऐसे है। तो सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, डबल का क्या होता है, sp2, ट्रिपल का क्या होता है, sp। तो बताओ यहाँ पे जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी ना हाइब्रिडाइजेशन से। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बताओ, कौन सा कार्बन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये sp हाइब्रिडाइज वाला। उससे कम हो जाएगा डबल बॉन्ड वाला और सबसे कम हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा, हाइब्रिडेशन बढ़ने का मतलब सॉरी, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। समझ में आया? यस। चलो इतना ही है अभी के लिए। तो जैसे दे रखा है ना क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, जैसे sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनमें कंपेयर करने को दे दिया क्वेश्चन में कि बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका, sp हाइब्रिडाइज्ड, फिर sp2 और फिर sp3, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होता है। चलो इसको तो डिटेल में जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वो सब पढ़ना ही है बाद में, है ना। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल पे आते हैं अब जल्दी से, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में तो अभी ट्रेंड बताया था, वैल्यू के बेसिस पे तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, है ना। फैक्टर्स भी हम लोगों को पता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बता सकते हो, है ना। तो वैसे तो थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का होता है, पर जनरली जैसे लेफ्ट टू राइट अगर आप चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ही होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो आपको पता है सेकंड पीरियड में तो इंक्रीज ही होता जा रहा है ना। एस ब्लॉक जो होते हैं वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, 1 से भी कम होता है, जैसे लिथियम का 1 होता है, बाकी सबका 1 से भी कम था, वैल्यू देखी थी हम लोगों ने, है ना। अच्छा अगर आप डाउन द ग्रुप चलोगे, जैसे से n बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका कम होगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखा है, सब वैल्यूज आपने, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो वही है, तो देखो फिर से वही वैल्यूज है,
पता है आपको कि कैसे कैसे डिक्रीज होना है, कॉमन वैल्यूज की बात करें तो वही वैल्यूज याद रखना जो दे रखी है यहाँ पे ना, सिंपल। बताओ, पता है सब ट्रेंड वगैरह कैसे ट्रेंड करता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से, एस ब्लॉक वाले, है ना। सबसे ज्यादा पे कौन से आ गए आपके, ये हेलोजेंस वाले 17 ग्रुप वाले, ठीक है। चलो अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं कि आखिर क्या क्या कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, है ना। बहुत सारे एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जैसे आप लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हो। याद करो स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन, याद आई, डिस्टेंस के टाइम पे पढ़ा था हमने, हाँ सर। रेडियस पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो ये एक्स और एक्स बी था वो क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ही तो थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। है ना। तो बिल्कुल आप लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी में भी, है ना। एबी टाइप की कंपाउंड में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है उसमें इजीली निकाल सकते हो आप लोग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पोलर नेचर बता सकते हो कि कौन सा बॉन्ड पोलर है ना, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। जैसे मैं पूछूं कि HF और HCl में ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है, तो आप इजीली बता दोगे कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है इस पे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना, ज्यादा पोलर रहेगा, तो मोर पोलर बॉन्ड ये है HCl से ज्यादा। बता सकते हो नहीं बता सकते हो, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है उतना ही बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, है ना। जो भी अटैच्ड एटम है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आप आयनिक कैरेक्टर भी बता सकते हो, है ना। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे NaCl है, सब लोग जानते हो Na प्लस और Cl माइनस है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने गेन कर लिया, तो आयनिक बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट होता है जो शेयरिंग से बनता है, जैसे HCl है, इन दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना। तो देखो, ना तो कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है, ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है ना। प्योर 100% जैसा कुछ भी नहीं होता है ना, सब में कुछ कुछ कैरेक्टर मिक्स होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते थे कि पूरा क्या होता है, शेयरिंग से बनना चाहिए था, सर पर आवाज बंद हो गई HCl थी। में यहाँ से तो खैर ऐसा नहीं नहीं हुआ सर, वैसे, है ना, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया हो, वैसे तो नहीं है, आ रही ठीक थी है। सर। चलो सुन, हाँ हाँ हाँ, सुनो HCl है, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्लोरीन पे आया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज डेवलप जो हो रहा है, जो चार्ज है वो किसका प्रॉपर्टी है, वो कोई कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, वो किसका है, वो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। तो इसी चार्ज की वजह से ये क्या हो रहा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। ये बॉन्ड कैसा बन गया है, कुछ कुछ बॉन्ड में कुछ कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी आ गए इस कोवेलेंट बॉन्ड में, किसकी वजह से, चार्ज सेपरेशन की वजह से, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, उतना ही चार्ज सेपरेट होगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव में, और जितना चार्ज सेपरेट होगा वही क्या होगा, उतना ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। समझ आ गया। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा आयनिक कैरेक्टर निकालने का, देखो ये रहा, किसी कंपाउंड में आप लोग निकाल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव मदद से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैसे, 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 और डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर, है ना। पॉलिंग स्केल पर मान लो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है, पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो 1 यूनिट का है ना। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस लिखना है इसको, है ना। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 यूनिट का है, तो कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा, तो निकाल सकते हो, इनका वैल्यू 1 होगा, है ना। डिफरेंस का वैल्यू 1 होगा तो कितना हो गया 19.5, तो देखो एक डिफरेंस वैल्यू से 19.5% आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, समझ ना। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, ये आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, है ना। और बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, 50% से ज्यादा चला गया, तो कंपाउंड ही कैसा बन जाएगा, आयनिक टाइप का ही बन जाएगा, है ना। जैसे LiF की बात करो, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 1, इसकी होती है 4, तो जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 का डिफरेंस आप लेके चलोगे तो देखो ये कंपाउंड ही कैसा हो गया, आयनिक कंपाउंड बन गया है ना। इसमें 50% से भी ज्यादा कैरेक्टर कैसे आ गए, आयनिक आ गए। समझ रहे हो ना बात को, कैसे होता है ना। जब एक यू डिफरेंस पे ही आपका 19.5% आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, तो और ज्यादा डिफरेंस आप करते जाओगे तो सोच सकते हो कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, बताओ, चलेंगे, चलो।
नेक्स्ट आते हैं आपके पास, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स या बेसिस, है ना। ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सीहाइड्रा एसिड्स वगैरह क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और जो ऑक्सीजन होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट से अटैच होता है ना, मेटल या नॉन मेटल के साथ अटैच होता है ना। तो मतलब एक्सओएच टाइप का बॉन्ड होता है जिनमें, उनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, है ना, या ऑक्सीहाइड्रा एसिड्स बोलो। तो इसका नेचर क्या है ना, मतलब ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, वो कैसे पता लगता है हमें, वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता सकते हो, है ना, सिंपल तरीके से। कैसे? तो देखो क्या किया आपने, वाटर में इसको डाल दिया, है ना। आपको पता है एसिड क्या होते हैं, स्लाइटली मतलब आइडिया है आपको। एसिड किसको बोलते हो आप लोग, बताओ जरा जल्दी से, 10th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा जिसमें हुआ है। H प्लस हो। हाँ, जिसको आप पानी में डाल दो और क्या दे, वो आपको H+ आयन देते, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, एसिड बोलते हो, है ना। और जो पानी में डालने पे आपको OH- आयन दे दे, हाँ, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, बेस बोलते हो, है ना। तो वाटर में डालने पे ही तो H- और H+ और OH- आयन मिल रहे हैं आपको, है ना। तो वही काम करते हैं ना, सिंपल सा काम करते हैं हम लोग। तो क्या किया, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, पता है आपको, पोलर है वाटर। अच्छा, कहोगे वाटर पोलर कैसे पता लगा हमें, तो वाटर भी आपको देखो OH2 ऐसा ही होता है। हाँ तो सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। हाइड्रोजन नेगेटिव। पे कौन से चार्ज आएंगे, प्लस। तो पोलर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। इसलिए हाँ बोलते सर। हैं वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। समझ में आया क्यों होता है पोलर अब वाटर, इस वजह से होता है वाटर पोलर अब, ठीक है। चलो, पोलर है, और आपको पता है कि जब इसको आप वाटर में डालोगे तो या तो देखो कहां से ब्रेक होगा, या तो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये देगा H+ आयन, या फिर ये ब्रेक होगा इस साइड से, इस साइड से अगर ब्रेक होगा तो ये देगा OH- आयन। तो कहां से ब्रेक करना है आपको इसको, है ना, मतलब यहाँ से ब्रेक होगा ऑक्सीजन H बॉन्ड, या ऑक्सीजन और X बॉन्ड ब्रेक होगा। वो आपको कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से आपको, कि किस में कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। मान लो ऑक्सीजन और H का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू X और O के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो जहां भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन H में ज्यादा है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, X और O में ज्यादा है डिफरेंस तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को। जो भी ज्यादा बॉन्ड पोलर होता है ना, वही बॉन्ड ब्रेक कर जाता है वाटर में डालने पे। क्यों, क्योंकि वाटर भी पोलर है, और आप सुना होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर को फेवर करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को फेवर करता है ना, ये तो सुना हुआ आपने। चलो, नहीं भी सुना हो तो ठीक है। जो भी ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, जिसपे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, वहीं से ब्रेक कर जाएगा। तो बस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लेना किसमें ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, बोलो, ठीक है। देखो इसी को समझा रखा है थोड़ा सा। हाँ, वो ये देखो आगे भी वही सी एक्सप्रेशन है। जैसे एक्सो बॉन्ड इज मोर पोलर है ना। तो एक्सो बॉन्ड अगर मोर पोलर है तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा X+ और OH-। तो क्या बोलोगे इसको, बेस ही तो है ये, किसी रिएक्ट कर रहा है, बेस की रिएक्ट कर रहा है ना। मान लो OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होता, तो OH बॉन्ड अगर ज्यादा पोलर होता तो यहाँ से ब्रेक कर जाता, तो क्या बनता, X- और H+। तो देखो क्या बोल देते, इसको एसिड बोल देते। बस जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, वही ब्रेक कर जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। यस ठीक सर। है, चलो नेक्स्ट आता है पॉइंट इसी में, टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अच्छा, कैसे करना है अब ये काम, वैसे तो अलग टॉपिक है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का, अभी का पार्ट नहीं था पढ़ने का, पर क्योंकि अब चल ही रहा है टॉपिक तो यही थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, यही कवर कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली क्या होता है, बताओ क्या होता है, क्या समझते हो ऑक्सीडेशन स्टेट से, बोलो, बताया कोई। चार्ज। चार्ज तो है, मतलब चार्ज, कैसा चार्ज, देखो क्या करो, ये एक्चुअली ऐसा एक हाइपोथेटिकल टाइप का चार्ज है, मतलब एक्चुअली होना जरूरी नहीं है इसका, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप तो, हाँ मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेटी के बेसिस पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा,
है ना, या फिर सर ने थोड़ा समझाने के लिए बता दिया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बिना उसके तो आप कैसे ही करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर भी जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं, है ना। तो क्या है, रेसिडुअल चार्ज है किसी भी एटम पे, ऐसा एज्यूम कर लो कि सबके सब बॉन्ड आयनिक है, क्योंकि चार्ज तो आयन्स की प्रॉपर्टी होती है, एनी कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे NaCl है, NaCl में आप लोग जानते हो कि Na पर प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है, प्योर चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन पता कर सकते हो +1 -1 है। पर मान लो आपके पास HCl है, तो इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो कैसे पता करोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो इसको क्या करो, हाइपोथेटिकली ऐसा मान लो कि ये नहीं, ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक होता तो क्या करते आप लोग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चार्ज को हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है, तो हम मान लिया कि क्लोरीन पूरा ही आयनिक है, तो Cl माइनस बना दिया और H प्लस बना दिया। तो अब मैंने बता दिया कि हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन का -1 है। मैंने 100% क्या मान लिया, इसको आयनिक मान लिया, हाइपोथेटिकल टाइप का चार्ज है ना। गिवन टू एटम व्हेन ऑल बॉन्ड्स अटैच्ड टू दैट एटम आर ब्रोकन एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। सारे बॉन्ड तोड़ दो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चार्ज असाइन कर दो, तो वो जो हाइपोथेटिकल चार्ज आता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर मोल कॉन्सेप्ट पे हमने पढ़ा था कि ग्राम इक्विवेलेंट ढूंढने में हमें ऑक्सीडेशन नंबर या OH ढूंढना होता है, तो उसके लिए हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर एसिड है तो बेसिसिटी उसके लिए OH होगा, और बेस होगा तो एसिडिटी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सॉल्ट होगा तो उसका नेट चार्ज। वो तरीका है निकालने का, यहाँ मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको ना, ये तरीके नहीं कर रहे कि कैसे निकालना है आपको, है ना। हम बात नहीं कर रहे इसका, हम बस केवल क्या कर रहे हैं, हम बस इसका हाइपोथेटिकल चार्ज पता कर रहे हैं कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। और उससे आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो या कैसे यूज करते हो वो अलग बात है ना, रेडॉक्स में कैसे आप यूज करते हो उसको, वो सब काम नहीं कर रहे हैं। हमें तो बस क्या कर रहे हैं, हम तो बस डिफाइन कर रहे हैं, है ना, कि हाइपोथेटिकली हमने इसको तोड़ा और इसमें चार्ज असाइन कर दिया, तो वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, बस इतना काम किया है ना। जैसे H2 है, तो H2 में क्या था, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव था, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो क्या किया आपने, इसको ब्रेक तोड़ दो, तो क्या मिलेंगे आपके पास, 2 H मिलेंगे और एक ऑक्सीजन मिलेगा। तो कितना चार्ज हो गया, हाइड्रोजन पे तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे क्या होगा, एक इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और एक इस हाइड्रोजन की वजह से नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे कितने चार्ज आ गए, 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, है ना। दोनों बॉन्ड ब्रेक किया ना, एक ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, एक ये बॉन्ड ब्रेक किया इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे कितने हो गए नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का स्टेट कितना हो गया, -2, हाइड्रोजन का कितना हो गया, +1, ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, F2O में चार्ज निकालोगे तो क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे आ गया 2+ और फ्लोरीन पे आ गया -, है ना। समझ ना बात, कुछ सिंपल सी चीज है, वैसे पता ही होगा आपको क्योंकि आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ये पॉइंट्स थे आपके, है ना, जल्दी से देख लो। जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या होगा, Na पे प्लस Cl पे माइनस, ये तो पूरा पता है, ये तो ऑलरेडी आयनिक में ही है ना। H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 का स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है, सल्फर है जिससे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 2 सिंगल बॉन्ड से और 2 H ऐसे अटैच होते हैं। तो सबका अगर मैं निकालूं तो देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव, सल्फर पे पॉजिटिव, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेसिस पे। तो हाइड्रोजन तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही रहा, ऑक्सीजन कैसे आ गया, 2 नेगेटिव, इधर भी और इधर भी वही रहा, H- और ये माइनस और प्लस, है ना। सल्फर पे देखते हैं आप, सल्फर पे कितना रहा, तो सल्फर देखो कितना कितना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 1+ आएगा, यहाँ से ब्रेक करोगे 1+ आएगा, इधर से ब्रेक करोगे तो 2+ आएंगे, 2 बॉन्ड है ना तो 2+, इधर से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2+ इधर से भी आएगा, तो टोटल कितना हो गया, ओवरऑल 6 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 6 पॉजिटिव। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। समझ में आ गई बात, कैसे निकाल सकते हो आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ। ठीक है, तो ये तो तब निकाल सकते हो जब आपको स्ट्रक्चर पता है ना, सिंपल सी बात है, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है बता सकते हो। सेकंड टाइप का मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, सिंपल स्ट्रक्चर वगैरह कभी आपको नहीं पता चले, है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट याद रखो। जैसे आपको हमेशा याद होना चाहिए कि एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में होते हैं उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है,
जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल है, पूरा सोडियम का क्रिस्टल है, पूरा सोडियम का, सब सोडियम सोडियम है, तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ना, वैसे मेटल ही है वो, तो उसका कैसा रहेगा फ्री स्टेट में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। H2 है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, जीरो। P4 का मॉलिक्यूल है, फास्फोरस P4 के मॉलिक्यूल में रहता है, जीरो है। सल्फर एसिड के मॉलिक्यूल में रहता है, सब सल्फर हैं, तो जीरो। तो फ्री स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सबका जीरो रहेगा, पहला पॉइंट। फ्लोरीन जब भी रहेगा किसी भी कंबाइंड स्टेट में हमेशा उसका -1 रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, तो वो तो हमेशा -1 ही शो करेगा, वो तो किसी और को देगा नहीं, कोई उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो हमेशा -1 शो करता है कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा कितना करेगा, -2 शो करेगा, हमेशा फिक्स है, क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है केवल OF2 को छोड़ के, क्योंकि फ्लोरीन के साथ जब अटैच होगा तब तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन से अटैच अगर ना हो तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज रहता है, -2 रहता है ना। या फिर कुछ कुछ केस जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन कोई भी परऑक्साइड हो, परऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा तो अपनी की वजह से तो कोई चार्ज है नहीं, केवल कहाँ किसकी वजह से आया, इधर से नेगेटिव आया और इधर से नेगेटिव आया, तो एक ऑक्सीजन पे एक ही तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो परऑक्साइड में एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। सुपर ऑक्साइड में आधा चार्ज ही रहता है, सुपर ऑक्साइड होते हैं जिसमें हाफ चार्ज ही रहता है, केवल O2 पे ही नेगेटिव, एक ही नेगेटिव रहता है, जैसे KO2, ये सुपर ऑक्साइड्स है ना, तो K पे प्लस और O2 पे माइनस, तो दो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक पे कितना हो गया, हाफ ऑफ चार्ज हो गया, है ना। तो इन पे थोड़ा थोड़ा अलग चार्ज होता है, बाकी हर केस में कितना होता है, -2, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन का, हाँ बोलो क्या हुआ। सर सुपर ऑक्साइड मतलब सिर्फ अल्कली के साथ या अल्कली के साथ दूसरा भी हुआ तो भी चलेगा? सुपर ऑक्साइड्स बनते ही इन्हीं के साथ ही है ना, वो फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, जब आप सुपर ऑक्साइड वगैरह पढ़ोगे तब बात आएगा कि कैसे फॉर्म होते हैं, है ना, इन्हीं के साथ स्टेबल बनते हैं वो बेसिकली। हाँ तो फोर्थ वाला क्या था, हाइड्रोजन जब कंबाइंड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ऑब्वियस बात है, किसी के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर हाँ अगर वो मेटल के साथ अटैच है तो मेटल से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये सोडियम से अटैच है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 2.1, सोडियम वगैरह का 1 के लगभग होता है, 1.9 के लगभग होता है, तो अब तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, तो मेटल हाइड्राइड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया हाइड्रोजन का, -1, तो मेटल के साथ अटैच है तो फिर -1 आएगा, बाकी अगर नॉन मेटल्स के साथ अटैच है जिससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, तो उस केस में +1 आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल्स का कंबाइंड स्टेट की बात करोगे तो मेटल्स का तो जनरली फिक्स ही रहता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो एक +1 ही रहेगा हमेशा उसका, है ना। तो ये जो मेटल्स होते हैं आपके, इनका जनरली फिक्स ही रहता है, 1 और 2 ग्रुप का तो फिक्स ही है बिल्कुल ही, उसमें तो कोई चेंज है नहीं, जैसे मैग्नीशियम हमेशा 2+ शो करेगा, कैल्शियम 2+ शो करेगा, एल्यूमिनियम 3+ शो करेगा, जिंक हमेशा 2+ शो करेगा, इनका तो फिक्स ही है ना, इस तरह से। तो ये आपको याद है तो फिर आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी, ये सब पॉइंट्स आपको पता है तो, ठीक है। जैसे कुछ कुछ निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हो आप लोग, देखो पहली बात कि जैसे आपको इसका निकालना है K2Cr2O7 है, इसमें आपको पता करना है कि क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए तो देखो क्या है कि देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है कि जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सबका, उसका अगर आप सम करोगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो बस वही आपको करना, तो वही लिखा हुआ है 6.20, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन वन कंपाउंड इज 0, 0 ये है ना। अगर कोई एनायन होता, मान लो मैंने लिखता एस लिखता Cr2O7 2- लिखता मैं, ऐसा कोई आयन होता आपके पास, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए सबका, जो सम हो जाए Cr2 और O का, वो कितना होना चाहिए था, 2- के लगभग होना चाहिए था, क्योंकि 2- दे रखा है, अब न्यूट्रल है तो न्यूट्रल 0 के लगभग होगा, बस ये सब कुछ है, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे K2Cr2O7 निकालना है, तो आपको पता है पोटेशियम का तो फिक्स है कितना, +1, तो 2 एटम है उसका +1 है सबका, ठीक है।
ऑक्सीजन का आपको पता है फिक्स है कितना, -2, तो 7 ऑक्सीजन है, उन सबका -2, तो इतना चार्ज हो गया। क्रोमियम 2 है, पर इसका हमें नहीं पता कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो x मान लिया और टोटल सम कर दिया 0। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ गया +6, मतलब क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +6, एक क्रोमियम का। समझ में आ गई बात, कैसे निकाल सकते हो? इनका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि A2CR27 कैसा होता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल सकते हो। जैसे K-4 है, बताओ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? पॉजिटिव K पे +1, ऑक्सीजन कितने हो गए -8, इसको x मान लिया, सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया +7 आ गया। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +7। तो देखो सबका ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, देखो है ना, यहाँ पे क्लोरीन का निकाला है, क्लोरीन कितना यहाँ पे +7 में है, यहाँ कितना है +5, यहाँ कितना है +3, है ना। यहाँ बात करोगे तो कितना हो जाएगा +1, यहाँ कितना होगा नाइट्रोजन +5, यहाँ कितना होगा +3। तो देखो ऐसे निकाल सकते हो आप लोग इजीली, बताओ, वो तो कर सकते हो ना क्वेश्चन ऐसे। हाँ सर। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाईएस्ट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है कोई एलिमेंट, जितना उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे एस में कितना कर सकता है, या तो 1 कर सकता है या 2 कर सकता है। फर्स्ट ग्रुप वाले एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, सेकंड ग्रुप वाले 2 कर सकते हैं, कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में। पी वाले कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, जितना एनएस और एनपी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम उतना। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने होते हैं, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम कितना कर सकता है +7 कर सकता है। देखो कर भी रहा है, HCl4 देखो क्लोरीन का कितना है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम इतना कर सकता है। डी वाले कितने कर सकते हैं, जितने डी ऑर्बिटल और एस में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम सब रिमूव कर दो, उतना शो कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी आउटर शेल में जितने भी ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतना उतना क्या कर सकते हो आप लोग, उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। ठीक है, बताओ बात समझ में आया। तो ये है सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। काफी चीजें आप लोग पहले से जानते थे, और ये रिवीजन सा हो गया एक तरह से आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। चलो ये पॉइंट कुछ छोटे छोटे 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं ना, 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो पढ़ लेना पूरा, और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट। क्या आप तो क्वेश्चन बना ही सकते हो, लगभग सब बना सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो फिर गया तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन बना सकते हो, तो बना लेना क्वेश्चंस को मॉड्यूल से। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर आपने इनट पेयर इफेक्ट पढ़ा दिया है क्या? नहीं, वही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, वही बचा हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट कुछ बचे हुए हैं। ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सर।